अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो हमने क्लिनिकल टॉपिक कवर करना है वो है रोटेटर कफ टेंडनाइटिस एंड सुप्रास्पाइनेटस टेंडन रप्चर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रोटेटर कफ टेंडनाइटिस पे। अच्छा, इसी की एडवांस्ड फॉर्म को आप कह सकते हैं कि सुप्रास्पाइनेटस रप्चर है। वो किस तरह से, वो आपको आगे पता चलेगा जब आप लोग उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम रोटेटर कफ की टेंडनाइटिस की बात करते हैं तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि रोटेटर कफ क्या होता है और दूसरा ये कि टेंडनाइटिस क्या होता है। ठीक है, अब जो रोटेटर कफ है ना वो हमारे शोल्डर के 4 मसल्स को अगर इंक्लूड करें तो एक ग्रुप बनता है। ठीक है, वो 4 मसल्स कौन कौन से हैं? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टीरीज माइनर। ठीक है, इन 4 मसल्स के ग्रुप को कंबाइनली हम लोग रोटेटर कफ कहते हैं। और नेक्स्ट बात हो रही है टेंडनाइटिस। तो आपको पता है कि ये टेंडन से रिलेटेड होगा। और आइटिस का क्या मतलब है कि इधर इसकी वैसे तो इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इन्फेक्शन में भी इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इसलिए रोटेटर कफ के जो 4 मसल्स का ग्रुप है उनमें से किसी भी टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे पास जो है वो रोटेटर कफ टेंडनाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि रोटेटर कफ बेसिकली चीज़ क्या है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं उसके कॉजेज़ पे। तो उसके कॉजेज़ की बात बाद में करेंगे, लेकिन वो क्या चीज़ कॉज करता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रोटेटर कफ है वो हमारे पास कॉमन कॉज ऑफ पेन है अराउंड द शोल्डर जॉइंट। ठीक है, रोटेटर कफ के अपने क्या कॉजेज़ हैं इसकी बात हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन रोटेटर कफ खुद क्या कॉज करता है वो है शोल्डर पेन। ठीक हो गया। अभी बात हो रही है कॉजेज़ की। कॉजेज़ में होता है वेयर एंड टेयर हो जाता है। ठीक है, टेंडन का। अब वेयर जो है वो होते हैं एज रिलेटेड चेंजेस। ठीक है, और टेयर क्या हो जाता है? मसल का टूट जाना। ठीक है, ये किसी भी माइनर लेवल पर भी रप्चर हो सकता है और मेजर लेवल पर भी रप्चर हो सकता है। ठीक है, कुछ फाइबर्स डिस्टर्ब होंगे तो वो माइनर टीयरिंग हो सकती है। अगर पूरा मसल का टेंडन जो है वही तुम्हारा रप्चर हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि टीयर हो गया, मेजर टीयर। अभी बच्चों बात करते हैं कि टीयर क्यों होता है। तो टीयर मैंने यहाँ पर लिखा है कि या तो एक्सेसिव हम लोग यूज़ करेंगे या फिर रिपीटेड। ठीक है, यानी कि बार बार हम लोगों ने जो है वो मसल को यूज़ करना है, तो उसकी वजह से जो है ना वो हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी हम आगे देख लेते हैं। एक्सेसिव यूज़ या रिपीटेड यूज़ कब होगा? जब हम लोग कोई बहुत ज़्यादा ओवरहेड एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रोटेटर कफ के मसल्स का मेन फंक्शन क्या है कि ओवरहेड एबडक्शन करवाना। तो ओवरहेड एक्टिविटीज़ हम लोग की किस तरह की? फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में की सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो बास्केटबॉल नहीं, बेसबॉल पिचर्स जो होते हैं उनमें। ठीक है, टेनिस प्लेयर्स में, स्विमर्स में। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ये इन स्पोर्ट्समैन्स को या स्पोर्ट वुमेंस जो ये स्पोर्ट्स करते हैं उनको यहाँ पर ओवरहेड एक्टिविटी रिपीटेटिव करनी पड़ी होती है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल उस एक्टिविटी की जितनी रेंज है उससे रेंज ऑफ मोशन की बात नहीं करी, लेकिन एक जितना बॉडी का टॉलरेंस लेवल है कि आपको पता है कि हर बॉडी का एक टॉलरेंस लेवल होता है कि किसी मसल को इतना फंक्शनल करवाया जा सकता है कि उसके बाद थोड़ी सी उसको रेस्ट चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ओवरहेड एक्टिविटी जो है वो एक्सेसिव होती है। अभी अगर आप लोग नॉर्मल देख लें तो फॉर एग्जांपल ये जो हम लोगों के ये अगर पाकिस्तानी आप लोग कम्युनिटी देख लें तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो पेंटर होते हैं, काम करने वाले, ये जो घरों में वाइट वॉश करते हैं और इस तरह। ठीक है, अभी आप लोग देखें कि इनकी ओवरहेड एक्टिविटी जो है वो एक्सेसिव होती है। ठीक है, कि इन लोगों ने किसी ऊंची जगह पर पेंट करना है तो वो उनको जो है वो बार बार एबडक्शन करनी पड़ी होती है, बार बार। ठीक है, तो ये आप लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ पर जो है वो हमारे पास आपको किसी सिनेरियो में भी अगर बताया जा रहा है ना कि कहीं पर ओवरहेड एक्टिविटी पेशेंट परफॉर्म कर रहा है और उसको उसकी मिड रेंज में पेन हो रहा है और इस टाइप के सिम्टम्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका यकीनी रोटेटर कफ के किसी ना किसी मसल में जो है वो कोई ना कोई इशू प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कॉजेज़ की यहाँ पर बात होती है। उसके बाद बात करते हैं कि जब टेंडनाइटिस की बात होती है ना तो मोस्ट कॉमन जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप में 4 मसल्स हैं। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस है, सबस्कैपुलरिस है और टीरीज माइनर है। तो उन सारों में से जो मोस्ट कॉमन टेंडनाइटिस होता है ना वो किस मसल का होता है? सुप्रास्पाइनेटस का। ठीक हो गया। वो क्योंकि जब हमारे पास ओवरहेड एक्टिविटी होती है या फिर हम लोग ओवर एबडक्शन करते हैं, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा एबडक्शन करते हैं, तो हमारा जो मसल है ना वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है अराउंड या फिर अगेंस्ट द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, उस मसल की कुछ अटैचमेंट इस तरह की है कि जब हम लोग ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं तो वो मसल जो है वो अगेंस्ट द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है,
तो जब बाकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं ना, तो वो जो फ्रिक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी ना, उसको हमारा जो सब एक्रोमियल बर्सा है, जो कि लार्ज बर्सा है, सब एक्रोमियल बर्सा, वो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो किसी वजह से बर्सा की डीजेनरेशन हुई हुई है, या जो डीजेनरेटिव चेंजेस आए हुए हैं बर्सा में, तो हमारे पास क्या है कि वो फ्रिक्शन वहाँ पर रिड्यूस नहीं होगी और हमारे मसल के टेंडन को इफेक्ट करना शुरू कर देगी, जिसको आप कह सकते हैं कि मसल के टेंडन में भी डीजेनरेटिव जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, और रिजल्टेंटली हमारे पास क्या होगा कि दूसरे टेंडेंस को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। अभी बात की कि सुप्रास्पाइनेटस मोस्ट कॉमन है, वो क्यों कॉमन है? क्योंकि वो एक्रोमियल प्रोसेस के अगेंस्ट फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा सब एक्रोमियल बर्सा जो है वो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर सब एक्रोमियल के लेवल पर, सब एक्रोमियल बर्सा के लेवल पर हमारे पास डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, तो वो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा सुप्रास्पाइनेटस इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और सुप्रास्पाइनेटस पे क्या होगा? डीजेनरेटिव बर्सा हुआ तो सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन में भी डीजेनरेशन होना शुरू हो जाएगी, और वो सारी चीज़ें, जब एक टेंडन इफेक्ट होगा तो जाहिर है किसी ना किसी लेवल पर हमारा फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो दूसरे टेंडन को भी इफेक्ट करेगा, और तीसरे को, चौथे को, ठीक है। इस तरह यानी कि जो चीज़ है ये बढ़ती जाती है। तो ये जो है ना, ये आपको एक फिनोमिना पता होना चाहिए कि सुप्रास्पाइनेटस में टेंडनाइटिस मोर कॉमन क्यों है। अभी हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल टर्म इसके लिए कौन सी यूज़ की जाती है, ठीक है। रोटेटर कफ टेंडनाइटिस तो मेनली बोला जाता है, आपसे मोस्टली वाइवा में भी अगर पूछा जाएगा तो रोटेटर कफ टेंडनाइटिस ही पूछा जाएगा, ठीक है। या रोटेटर कफ टीयर बोला जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो टीयर क्यों होगा, हम लोग आगे उस पर आ जाते हैं, ठीक है। या अभी मैंने बताया कि टीयर किस वजह से होता है कि एक्सेसिव एक्टिविटी हो, ओवरहेड एक्टिविटी, ठीक है, मसल टीयर हो जाएगा। तो मतलब वो एक कॉमन सी टर्म है जो यूज़ की जाती है। लेकिन ये तीन थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें भी हमारा रोटेटर काफ़ी इन्वॉल्व है। तो वो टर्म है, एक तो सबएक्रोमियल बर्साइटिस, जैसे हमने पढ़ा कि अभी बर्सा इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस, वो यही है कि सुप्रास्पाइनेटस का जो टेंडन है उस पर इफेक्ट हुआ है। और पेरिकैप्सुलाइटिस, क्यों? क्योंकि जब हमारा बर्सा इफेक्ट होता है तो हमारे पास चांसेस होते हैं कि हमारा जो कैप्सूल है वो भी जॉइंट का इफेक्ट हो रहा होगा, ठीक हो गया। तो ये जो तीन क्लिनिकल टर्म्स हैं ये मोस्टली रोटेटर कफ से रिलेटेड है और यूज़ की जाती हैं। उसके बाद बच्चों बात करते हैं कि इसके हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स क्या आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले रोटेटर कफ टेंडनाइटिस होता क्या है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस तरह से एक फॉर्म में जो है वो डिजीज़ चलती है। अभी बात करेंगे कि वो जब डिजीज़ चलती है तो हमारे पास क्या साइन एंड सिम्टम देती है। तो बच्चों जो हमारी मिड एबडक्शन की रेंज है ना, ठीक है, फुल एबडक्शन की बात नहीं हो रही, हम जब एबडक्शन करते हैं तो जो हमारी रेंज ऑफ एबडक्शन का मिड पॉइंट है ना, वहाँ पर हमें पेन फील होता है और मसल्स में जो है वो स्पैज़म फील होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात आ जाती है ट्रीटमेंट की। तो बच्चों ऐसा है कि एक्यूट एंड ट्रोमैटिक टीयर, ठीक है, कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, किसी भी ट्रॉमा की वजह से बंदे को, एक्यूट आपको पता है शॉर्ट टर्म चीज़ होती है, क्रॉनिक क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। यानी कि अगर बंदे को इंजरी बड़े लेवल की है लेकिन एक्यूट है, यानी कि अभी अभी हुई है, तो उसकी सर्जरी की जा सकती है। लेकिन अगर इंजरी पुरानी है यानी कि क्रॉनिक है लेकिन छोटे लेवल की है, तो फिर हम लोग जो है वो एनसेड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो कंडीशन है ये रिजॉल्व हो जाएगी। और उसके अलावा एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को जो है वो रूट कॉज ख़त्म करना होता है, ठीक है, एनसेड से हो गया, सर्जरी से हो गया। उसके बाद हम लोग जो है वो पहले तो ये जो एक्सरसाइज की बात हो रही है तो वो ये होता है कि पहले जो है वो पेशेंट की मूवमेंट कराई जाती है, उस मसल को मूवमेंट में लाया जाता है, क्योंकि आपको पता है मसल टीयर जो है वो एक इंतहाई पेनफुल और सिवियर कंडीशन है। उसको हम लोग एकदम से जो है उसकी मूवमेंट नहीं करा सकते। वो जब टेंडन टीयर अपनी जगह पर सही तरह हील होगा उसके बाद पहले नॉर्मल मूवमेंट कराई जाती है, क्योंकि इतने दिन रेस्ट में रहने की वजह से और इंजरी की वजह से जो है वो मसल पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस का इफेक्ट आ चुका होता है, ठीक है। तो पहले जो है वो नॉर्मल मूवमेंट कराई जाती है, मूवमेंट का जो बायोमैकेनिक्स है वो देखा जाता है कि चीज़ें जो हैं वो सही मूव कर रही हैं बोन के साथ या नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मसल वर्क कर रहा है या नहीं, मसल में कोई इशू तो नहीं आ रहा। उसके बाद जो है वो मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाई जाती है, ठीक है, और फिर जाके जो है ना वो पर्सन अपने नॉर्मल लेवल पे आता है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी सेकेंड कंडीशन की, जो है हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस टेंडन रप्चर। तो बच्चों ये उसी की एडवांस टर्म इसलिए क्योंकि एक तो सुप्रास्पाइनेटस की आप बात करें, ठीक है, मैंने आपको रोटेटर कफ में भी बताया कि हमारे पास क्या होता है कि सुप्रास्पाइनेटस टेंडन का सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस जो है उसके टेंडन का इन्फ्लेमेशन वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अभी क्या होगा कि हमारे पास क्या हो गया,
एडवांस आरसीटी मैंने इसलिए लिखा है, वैसे तो आरसीटी एक टाइप ऑफ रिसर्च भी है, लेकिन यहाँ पर आरसीटी मैंने लिखा है रोटेटर कफ टेंडनाइटिस के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने आरसीटी क्या लिखा हुआ है, मैं अगेन बताऊंगी रोटेटर कफ टेंडनाइटिस के लिए। तो एडवांस आरसीटी लीड्स टू सुप्रास्पाइनेटस टेंडन रप्चर, क्योंकि मैंने बताया कि आरसीटी में रोटेटर कफ टेंडनाइटिस में सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस काफ़ी जो है वो कॉमन है। तो जब सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस होगा उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, वो अपनी एडवांस स्टेज में अपनी सीवियरिटी की तरफ चला जाएगा, तो वो हो जाएगा नेक्रोटिक, ठीक है। नेक्रोटिक क्या होता है, नेक्रोसिस चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है नेक्रोसिस क्या होता है कि चीज़ जो है वो अपनी डेथ की तरफ जा रही होती है, ठीक है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो जब सुप्रास्पाइनेटस में नेक्रोटिक चेंजेस आ जाएंगे तो बच्चों या तो वो इतना वीक हो जाता है, इतना थिन हो जाता है कि वो रप्चर हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, या वो कैल्सिफाइड होता है, ठीक है। कैल्शियम की एक्यूमुलेशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो एक वो आप कह सकते हैं कि ना पत्थर की तरह का सख्त सा वो स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है, वो टेंडन नहीं रहता। तो एडवांस स्टेज जो है वो हमारे पास आरसीटी की वो लीड करती है टूवर्ड्स द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन रप्चर, ठीक है। ये आपको चीज़ समझ आ गई। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जब ये हमारे पास रप्चर हो गया मसल, तो क्या होगा कि आपको पता है इन मसल ने क्या करवाना है, एबडक्शन करवानी है, नॉर्मल एबडक्शन। तो जो हमारी नॉर्मल एबडक्शन की मूवमेंट है वो इंटरफेयर हो रही होगी, ठीक है। इंटरफेयर इस तरह से हो रही होगी कि अभी आपको पता है कि रोटेटर कफ के मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं ड्यूरिंग एबडक्शन, या यहाँ पर सुप्रास्पाइनेटस की क्योंकि बात आ रही है, तो सुप्रास्पाइनेटस ने क्या करना है कि ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज इज ऑफ एबडक्शन उसने ह्यूमरस को ग्लेनॉइड फोसा में वो करके रखना है, बैलेंस करके रखना है, रोक के रखना है, ठीक है। इसको आप इस तरह बोल सकते हैं कि होल्ड करके रखना है, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस ने ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ इनिशियल एबडक्शन ह्यूमरल हेड को ग्लिनॉइड फोसा में होल्ड करके रखना है, ठीक है। अभी जब मसल टीयर हो गया, ठीक है, मसल रप्चर हो गया या मसल कैल्सिफाइड हो गया, लाइक मसल का वो वाला कनेक्शन रहा नहीं है जो पहले था, तो उसका फंक्शन कुछ इस तरह से डिस्टर्ब होगा कि पर्सन जो है वो एबडक्शन इनिशिएट नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि उसको कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिल रही कि वो होल्ड करे ह्यूमरस को और ऊपर की तरफ लेकर आए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि इनिशिएट तो नहीं होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी ही रेंज ऑफ एबडक्शन जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर स्टार्ट के 15 डिग्री एबडक्शन, स्टार्टिंग के 15 डिग्री एबडक्शन जो है वो कोई और पर्सन करा रहा है, यानी कि असिस्टेड करवाई जा रही है, या फिर वही पर्सन दूसरे हैंड से कर रहा है, तो 15 के आगे जो है ना वो हमारा एबडक्शन वाले फंक्शन को डेल्टॉइड संभाल लेता है, ठीक है। या सुप्रास्पाइनेटस का जो फंक्शन था कि उसने ह्यूमरस के हेड को होल्ड करके रखना है विद इन द ग्लिनॉइड फोसा, उस फंक्शन को आफ्टर द 15 डिग्री ऑफ एबडक्शन जो कि असिस्टेड है उसके बाद डेल्टॉइड इस फंक्शन को संभाल लेता है। तो इसके रप्चर होने के बाद भी आप ये ना समझें कि पूरी जो है वो हमारी एबडक्शन ही नहीं हो सकेगी, हो जाएगी, उसको डेल्टॉइड कर लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन दिखाए हैं कि कोई ना उनका वो क्या उसको कहते हैं कि कोपिंग मैकेनिज्म जनरेट हो जाता है ऑन इट सेल्फ। तो यहाँ पर भी यही होगा कि पूरी तो हमारी एबडक्शन डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन 15 डिग्री जो है वो असिस्टेड करवानी पड़ेगी, उसके आगे की जो है उसको डेल्टॉइड मसल संभाल लेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक्स, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। और ये रोटेटर कफ टेंडनाइटिस या रोटेटर कफ टीयर, इसको सबएक्रोमियल बर्साइटिस, सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस, जिस तरह जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप जो है वो अच्छे से समझ लें और बुक से भी पढ़ लें। मैंने स्नेल्स को फॉलो किया, लेकिन ऑफ कोर्स सब जगह पर मैकेनिज़्म तो डिजीज़ का चेंज नहीं होता ना, बुक बेशक चेंज हो जाए, मैकेनिज़्म तो वही रहता है। तो किसी और बुक से भी आप पढ़ेंगे तो मैकेनिज़्म वहाँ पर यही लिखा होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई चीज़ सही समझ नहीं आती, बेशक स्नेल्स से हो या किसी और बुक्स को आप रिलेट करें, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी जो भी क्यूरी होगी उसको जो है वो एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।